नमस्कार, चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज़ का ये चुनावी स्टूडियो लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। चुनाव है हरियाणा का और हम लगातार आपको इस पूरे हरियाणा के चुनाव की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में जो नेता सवार हैं बेहद खास हैं, क्योंकि उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हमारी आंधी चल रही है और प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही समझा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह जी से आपको हम आज मिलवाने जा रहे हैं। उदयभान जी जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की कमान हरियाणा में संभाले हुए हैं, बल्कि खुद भी चुनावी मैदान में हैं। अपनी तैयारी के साथ साथ पार्टी को किस तरीके से तैयार करना है, और वो भी ऐसे समय पर जब बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जो तमाम चैलेंजेस आ रहे हैं, जो तमाम तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर लगवाए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कितनी तैयारी है, कितने नेता खुश हैं और कितने नेता नाराज हैं, कितनी गुटबाजी आज भी कांग्रेस में बची हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे क्या है इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी और कितनी तैयारी जीतने की नजर आ रही है। हमारे साथ उदयभान जी हैं। उदयभान जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। हर तरफ कांग्रेस पार्टी की ही चर्चा चल रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको तो गलतफहमी है, तीसरी बार हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 तारीख नजदीक आ रही है, दिल में कुछ धुक धुक हो रही है, टेंशन लग रही है? नहीं, कोई धुक धुक नहीं है। एकदम लोगों ने 36 बिरादरी ने मन बना चुका है और कांग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत नहीं, भारी बहुमत से 2005 का रिकॉर्ड टूटेगा जो 67 सीट का था। अच्छा, 2005 का रिकॉर्ड तोड़ दें? 2005 का रिकॉर्ड टूटेगा। 70 प्लस सीटें जीत करके कांग्रेस सरकार बनाएगी। बीजेपी का बहुत बुरा हाल है सारे कई गांवों में। कहीं इनका जो इनके 10 साल का कुशासन रहा है, लोग उससे त्रस्त हैं। ये कह रहे हैं कि 10 साल हमने इतनी अच्छी सरकार दी, इतनी पारदर्शी सरकार दी कि लोग कह रहे हैं भाई सरकार हो तो ऐसी, घर बैठे बिठाए तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि 10 साल में इन्होंने जिस तरह से प्रदेश का बंटाधार किया है, कानून व्यवस्था चौपट कर दी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 4 से 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शेड्यूल कास्ट के प्रति अपराध। सोशल प्रोग्रेसिव जो इंडेक्स के मुताबिक हरियाणा को सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और यही कारण है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा आज देश भर में नंबर 1 पर है, जिसकी वजह से जो युवा है वो भटक रहा है, कोई क्राइम की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, पलायन कर रहे हैं। और इस कानून व्यवस्था का तो ये हाल है कि आज चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के सारे गुंडे आज हरियाणा में आकर के घर कर गए हैं। आज फरौतियाँ मांगी जा रही हैं, जेलों में बैठ कर के फरौतियाँ मांगी जा रही हैं, विदेशों से बैठ कर के फरौतियाँ मांगी जा रही हैं और अर्थव्यवस्था पूरी चौपट होकर के रहेगी। 70,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने पहुंचा दिया। कोई विकास का काम हुआ नहीं, 1 इंच कोई मेट्रो नहीं आगे बढ़ी, कोई बिजली का कोई कारखाना नहीं बनाया, कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बने, कोई रेल की लाइनें नहीं बनी, कोई नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आया ऐसा जो हरियाणा प्रदेश में कि जो सरकार का कोई याद रखे। 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं हरियाणा प्रदेश में। 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं। इससे ज़्यादा कोई यूथ का साथ में धोखा हो नहीं सकता। यूथ अपने आप को ठगा महसूस करता है। पर्चा तैयारी करके जाते हैं पेपर देने के लिए, कोचिंग लेते हैं, माँ बाप से, पेरेंट्स से सारा पैसा इधर उधर से खुद पे नहीं होता, कोई गरीब होते हैं तो इधर उधर से ला के देते हैं। पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। एक तमाशा सा बन रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और 8 अधिकारी भी सस्पेंड होने पड़े हैं कि वहाँ पर रेट लग रहे थे कि जेई का ये रेट है, क्लर्क का ये रेट है। हर पोस्टों के, फार्मासिस्ट के, एसडीओ के, सभी के रेट
वहाँ पर एक ही लगे हुए बात थे। करके आपने नौकरियों का जिक्र किया और कहा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया या नौकरी युवाओं को सही ढंग से दे नहीं पाए, करवाओ हर इसको। पर्ची को रद्द किया गया। हम हमारी ये स्टूडियो बढ़ता रहेगा आगे और हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है इसको आगे रखेंगे, लेकिन ग्राउंड पर लगातार आपकी पार्टी के खिलाफ ये कैंपेन बीजेपी ने चलाया और ये बार बार कहा गया कि पर्ची खर्ची कांग्रेस में चलती थी, हमने पारदर्शिता के आधार पे, मेरिट के आधार पे नौकरी दी। ये पर्ची खर्ची का ही खेल आप है। लोगों को भर्ती रोको ज्ञान मैंने बताते हैं। बताया ना कि ये ही पर्ची खर्ची का खेल है। जिसकी पर्ची दे देते हैं वही कौशल विकास रोजगार निगम में रोजगार पाया जाता है और उसके साथ भी फिर ठगी। जहाँ कोई सैलरी 50,000 की होनी चाहिए उसको 20,000 दे रहे हैं, जहाँ 30,000 होनी चाहिए वहाँ 10,000 दे रहे हैं। सरकार खुद ठेकेदार बन गई, कॉन्ट्रैक्टर बन गई सरकार खुद। तो पूरी तरह से कौशल विकास रोजगार निगम के एमडी को भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड होना पड़ा है। कोई मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, पूरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई शेड्यूल कास्ट के लिए कोई पैरामीटर कोई उसमें वो नहीं है। और सारे बताएं कि भाई जो 1.25 लाख की बात करते हैं, कभी कहें 1,43,000 हमने कौशल विकास जब सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है तो क्यों कौशल विकास रोजगार निगम, पक्की नौकरी क्यों नहीं? आप लोग 2 लाख पक्की नौकरियां देने का बात कर रहे हैं, और कैसे वो नौकरी दी जाएगी? उसमें भी खर्ची पर्ची का कहीं जिक्र तो नहीं होगा? नहीं, क्यों मेरिट पर देंगे, जैसे पहले दिए थे मेरिट पर देंगे। पहले सारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए सारे हुआ, HPSC के जरिए हुआ। इनके तो कोई हुआ ही नहीं। इनके तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जब भी कोई वैकेंसी निकालते हैं और वैकेंसी के जब पेपर देने जाते हैं वहाँ जाकर पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया, फिर गई फर्दर, कोई टाइम नहीं है कि फर्दर ऑर्डर तक जो है ना ये उसका पोस्टपोन किया जाता है। वो फर्दर ऑर्डर 2 साल 3 साल तक वो फर्दर ऑर्डर नहीं होते और वो उसको एक ऐसा लगता है कि सुनियोजित ढंग से पर्चे लीक कराए जाते हैं और उनको फिर आगे टाल दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक जो पर्चे लीक हुए हैं उनका आज तक क्या कार्रवाई हुई, किस पर क्या कार्रवाई हुई, ये बताना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे नौकरी देंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस नेताओं की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जिता के भेज दो, इतनी नौकरियां मेरे कोटे में आएंगी, ये मैं नौकरी तुमको दूंगा। नहीं, वो किसी ने कहा होगा और अपना कोई कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए। कांग्रेस बिल्कुल मेरिट पर बाकायदा बिल्कुल टेस्ट और जो इंटरव्यू है, जो सिस्टम है, पारदर्शिता से, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से जो है नौकरियां दी जाएंगी। अब मैनिफेस्टो हमने देखा, कांग्रेस का भी देखा, बीजेपी का भी देखा, बहुत सारे वादे आप लोगों ने भी किए, उन लोगों ने भी किए। हालांकि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस फिजिबल बात नहीं करती। हिमाचल का जिस तरीके से हाल कर दिया, ये हरियाणा को भी हिमाचल की राह पे लेके जाना चाहते हैं और मोदी जी ने आकर भी इस बात का जिक्र किया अपनी रैली में, अपने भाषण में, और लोगों को आगाह किया कि कांग्रेस की ऐसी मंशा है भाई, बच के नहीं। कांग्रेस जो कहती है करती है। कांग्रेस का 2005 का 9 का आप मैनिफेस्टो उठा के देखो, अक्षर से लागू किया है। इनके जो हैं आप देखोगे सवाए जुमलेबाजी के इनके कुछ भी नहीं मिलेगी इनके मैनिफेस्टो में। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। कांग्रेस ने अपना जो कमिटमेंट किए है वो पूरा कर रहे हैं। हिमाचल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सब जगह कमिटमेंट्स पार्टी ने पूरी किए हैं। इनके कहने से थोड़ी। आप ये बताएं ना कि हिमाचल प्रदेश जो तबाही हुई, जो कुदरती, जो भारी जो बारिश से और जो जिस तरह से इस गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने क्या दिया हिमाचल गवर्नमेंट को, बिल्कुल बोलते हैं कि राम भरोसे छोड़ दिया कतई। मतलब ये कोई आर्थिक मदद नहीं की इन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट को। तो ये कहते हैं भाई हिमाचल की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति तो खराब करने का ही इनके द्वारा प्रयास किया जाता है। कोई उनको शेयर नहीं दिया जाता। जीएसटी में जो है, जो जीएसटी वसूल करते हैं वो देते नहीं। हरियाणा, उसमें तो हरियाणा के साथ भी धोखा कर रहे हैं। हरियाणा की आबादी 2% से भी कम है, 1.8% है देश की आबादी का, लेकिन जीएसटी 7% हरियाणा से जाती है और ये बदले में 1% देते हैं। तो ये भेदभाव चल रहा है।
इसीलिए तो प्रदेश कर्ज की तरफ जा रहा है। लेकिन ये बार बार जहाँ पे भी जा रहे हैं कैंपेन के लिए, चाहे अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ और विकास को एकदम गति मिल जाए। डबल इंजन अलग दिशा में है, डबल इंजन ठप हो गया है, अब डबल इंजन की जरूरत नहीं है। अब तो कांग्रेस का जो मजबूत इंजन है वो लगेगा, दौड़ेगी गाड़ी। बीजेपी कह रही है हम आश्वस्त हैं क्योंकि हरियाणा वाले हमेशा केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके साथ ये तो आश्वस्त, ये तो जुमलेबाजी करते हैं कि 400 सीटें आ रही हैं एमपी। पहले 75 पार का, आपके नारा भूल गए 75 पार का? किसी बीजेपी के मुख से आपने 75 पार का नारा सुना है? मैंने तो नहीं सुना। आप अब तो कोई नहीं कहता 75 पार 75 पार। सैनी साहब तो हालांकि मन से 85 पार कह गए थे। मैंने तो नहीं सुना किसी से। नायब सैनी ने 85 पार कहा है, कब कहा है? कोई हो सके कोई गलती से कह गए हो? नहीं, रैली में खड़े होकर मंच पे 85 पार कह दिया कि भाई हम 85 पार करेंगे। लेकिन बाद में ये कहा कि देखो ऐसे कोई टारगेट नहीं है, हम ऐसा लेके चल नहीं रहे कि 85 आ जाए। बाद में कह दिया, लोग हंस रहे होंगे उनकी बात पर, आपको लगा उनकी बात पर हंस रहे होंगे लोग। कभी यही तो जुमलेबाजी है। तो हरियाणा मतलब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि केंद्र में सरकार है तो पीछे पीछे नहीं जाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल एक तरफा मैदान में है और इनका बुरी तरह से हाल है। गाँवों में इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। कई भी आज लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो 13 महीने तक किसान क्यों बैठा रहा, उनके साथ में 750 किसान हुए, उनको आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, उनको परजीवी कहा, उनको क्या क्या नहीं कहा, उनको गालियाँ दी, उन पर डंडे बरसाए, उनसे कहा कि एक किसान बगैर सर फूटे कोई जाना नहीं चाहिए। इस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी कहा। ऐसे ही उन बेटियों को जंतर मंतर पर, वो बेटी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का काम किया, उनको अपने न्याय के लिए उनको धरने पर बैठना पड़ा, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से उनकी एफआईआर दर्ज हुई, नहीं तो एफआईआर भी उनकी दर्ज नहीं की। ये सरकार मतलब किस हद तक पहुंच सकती है, किस हद तक पहुंच सकती है? अव्वल प्रदर्शन रहता है। हम किसानों की बात करें, हम खिलाड़ियों की बात करें या फिर हम जवानों की बात करें, तीनों ही हम फोरम्स पे अगर बात करें तो आप क्या देख रहे होंगे भान जी? किसानों को तो आपने जिक्र किया कि ये बिल्कुल फ्लॉप रही, खिलाड़ियों के लिए भी आपने कहा कि तमाम प्रदर्शन हुए, इन्होंने खिलाड़ियों की बात नहीं सुनी। और जवान की भी मैं बात कहना चाहूँगा कि मैंने अभी बताया ना कि हरियाणा 2% से भी कम है, लेकिन हर 10वां जवान हरियाणा से। 10% की भागीदारी है भारत की सेना में। और अब जो है, जो हर साल 5200 का एवरेज था जो यहाँ से आर्मी में जाते थे, अब वो 9 से रह गया। ये जो है कोई जाने के लिए तैयार नहीं। 4 साल के लिए, 4 साल की क्या आधा अधूरा प्रशिक्षित सैनिक पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जा सकता है? क्या इन्होंने फौज को विश्वास में लिया? कोई आर्मी को, जो जनरल नरवणे ने क्लियर कर दिया कि हमें भी नहीं पता। ये इस तरह के जो आदेश जारी करते हैं, इन्होंने तो आर्मी को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसको भी अपने निजी बना दी। अब 6 महीने की ट्रेनिंग, तो जो सिपाही की ट्रेनिंग भी जो है वो 1 साल की होती है स्टेट के अंदर। आर्मी की तो जो बॉर्डर पे जाना कमांडो, और उसमें 2 साल की चाहिए ट्रेनिंग। 1.5 साल से तो कोई नहीं है। जितने भी अग्निवीर होंगे हम उनको पक्का रोजगार देंगे, परमानेंट नौकरी देने का प्लान। ये सिर्फ लॉलीपॉप जो है ना, झूठ बोलने का इनका काम है। अब हम तो ये कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी क्यों परमानेंट उनको, उसको जो पहले जैसे जवान भर्ती होते थे उस तरह से क्यों नहीं? ये अग्निवीर योजना किसके हित में है? क्या आधा अधूरा प्रशिक्षित व्यक्ति लड़ने के लिए सीमा पर भेजा जा सकता है? क्या उस युवा के साथ ये बहुत बड़ा इसका धोखा नहीं है? और आर्मी के साथ भी धोखा है, क्योंकि आर्मी भी उसको नुकसान उठाएगी। जब उसका सोल्जर पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होगा तो सेना का क्या होगा? जो लड़ेंगे उनको भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो ये सभी मोर्चे पर आपने कहा कि किसान और पहलवान और जवान का ये तो प्रदेश है ही, सब मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई। और ये लोग उनसे
जब सवाल जवाब हो रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। खिलाड़ियों की आपने जिक्र किया, आपने कहा सरकार ने साथ नहीं दिया। अब ये लोग तो तब भी कह रहे थे कि विनेश फोगाट जो प्रदर्शन कर रही है वो भी कांग्रेस मोटिवेटेड है, कांग्रेस की तरफ से प्रायोजित है। दीपेंद्र अब आप बताओ, देखो इससे ज़्यादा बेशर्मी की क्या बात हो सकती है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जो धरने पर बैठी, विनेश फोगाट को इन्होंने न्याय नहीं दिया, फिर उनको कहा ये तो चले हुआ कारतूस है, ये अब कोई ओलंपिक के मतलब की नहीं रह गई है। उसने अपना क्वालिफाई किया, टेस्ट क्वालिफाई किए यहाँ से, ओलंपिक में कदम रखा। 12 मई को उन्होंने ट्वीट कर दिया था विनेश ने कि क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का ही गुर्गा आज कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, उन्हीं का आदमी मैनेजर है, उन्हीं का आदमी कोच है, ये ओलंपिक के पदक से वंचित करने के लिए मेरे साथ कुछ भी छल हो सकता है। ये 12 मई को ट्वीट कर दिया था, 3 महीने पहले। और वहाँ जो विश्व की सबसे जो बड़ी जो कुश्ती की जो खिलाड़ी जिसने 82 कुश्ती लगातार जीती, 4 बार के ओलंपिक चैंपियन, उसके साथ प्री क्वार्टर फाइनल में उसको लड़ा दिया। हमारी बेटी ने उसको चित करने का काम किया, उसको हराने का काम किया, फिर क्वार्टर फाइनल में जीती, फिर सेमीफाइनल में जीती, फाइनल में पहुंची। फाइनल में पहुंची तो सिल्वर तो उसका हो ही गया था, लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया उसकी तरफ, बल्कि इनकी ट्रोल आर्मी जब 100 ग्राम का वजन अधिक दिखा करके उनको पदक से पूरी तरह से महरूम कर दिया, उनको वंचित कर दिया गया, फिर भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं, उनको ट्रोल कर रहे थे विनेश फोगाट को। वो कौन लोग थे जो ट्रोल कर रहे थे? और अब वो ब्रजभूषण शरण सिंह कहता मैं उसको जाकर के वहाँ हरियाणा में जाऊंगा और मैं उसको हरा दूंगा। उसकी औकात है हरियाणा में आने की? पता लगे, एक बार आके तो दिखाए हरियाणा में। तो जुलाना में एंट्री नहीं करने देंगे? जुलाना तो लोग जवाब देंगे। इनकी तरह कील कांटे तो बिछाएंगे नहीं, कोई दीवार तो खड़ी कर ही नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं, लेकिन ये जाएंगे, इनको बढ़िया तरह से स्वागत होगा, इलाज कर देंगे, स्वागत होगा बढ़िया तरह से। एक स्वागत करने के लिए तमाम नेता बेताब है कि कांग्रेस के नेता एक मंच पर कब आए, कब सारे के सारे एक साथ देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। 5 तारीख जैसे जैसे नहीं, कांग्रेस सारे एकजुट बातें चल रही हैं, और खासतौर पे हम देख रहे हैं उदय भारती, ये कहा जा रहा है कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कुमारी शैलजा का अपमान कर दिया, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही। आखिर ये माजरा क्या है? कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है या फिर नहीं? इनको अफसोस तो यही है कि इनकी बात चल नहीं पा रही। जो दलित विरोधी पार्टी है बीजेपी, जो बेसिकली जिनका जो ना जो डीएनए ही दलित विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया तो इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर को लेख लिखा कि हम इस संविधान के खिलाफ हैं, बाबा साहब के खिलाफ हैं। 79 शहरों में इन्होंने रैलियां की। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंकने का काम इसी आरएसएस उस समय के जनसंघ ने किया था। ये लोग दलित विरोधी हैं। कांग्रेस ने 4 मुख्यमंत्री दलित बनाए हैं, इन्होंने कोई बनाया है आज तक? बार-बार कह रहे कुमारी शैलजा, आज तक कोई बनाया? कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री ये बना है ना, ये नाम लेना किस दलित को कि ये बना रहे हैं। कांग्रेस अपने हिसाब से बनाएगी, कांग्रेस ने पहले भी बनाए हैं, और हमारा ये विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको बनाना किसको नहीं बनाना। दलित भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो कुमारी शैलजा क्या नाराज है कांग्रेस पार्टी से? कोई नाराज नहीं है। आपकी बात हुई अभी हाल फिलहाल में? नहीं, सारे कर रहे हैं काम सभी, क्योंकि सभी अपना काम कर रहे हैं सभी। हमारे भी लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की और एक वर्जन जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा मैं फिलहाल कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं, सभी जो ना अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और किसी को भी ये तो कोई नाराजगी छोटी मोटी होगी, कोई उनका कोई समर्थक रह गया होगा जिसको टिकट ना मिली हो,
ये तो एक स्वाभाविक है, ऐसा कोई विशेष नहीं टेंशन है। तो टिकट का ही है। ऐसा एक कोई तरफा विशेष हुड्डा नहीं है। साहब की चल गई टिकट वितरण में, कुमारी शैलजा इसलिए जो भी sideline महसूस जो कर रहे भी हैं कि मुझे टिकट sideline कर दिया। जो भी टिकट मिली है मेरिट से मिली है, कांग्रेस नेतृत्व ने तय की है। पूरा उसमें स्क्रीनिंग कमेटी में, सब कमेटी में, सीईसी में सारे फैसले हुए हैं, यूनानिमस फैसले हुए हैं, सारी चीज़ को देख करके फैसले हुए हैं, पूरा मेरिट पर फैसले हुए हैं। किसी का कोई नाराज़गी का नहीं है, लेकिन हाँ कोई फिर भी किसी के मन में हो सकती है। मनोहर लाल खट्टर साहब, उनसे पूछा गया और सवाल किया गया कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने की अटकलों पे लेके, तो उन्होंने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कुमारी शैलजा को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा ले? मनोहर लाल खट्टर को ही, जिसने 9.5 साल राज किया, प्रधानमंत्री की रैली में कहीं फोटो तक भी नहीं, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। वो थी ना वो अनिल कपूर की फिल्म है वो तो अदृश्य हो गए, उनका कोई रहा नहीं। अब उनकी बात की कोई वक्त ही नहीं रही। असल में ना गुरु की चल रही है ना चेले की चल रही है। वो तो अब खुद प्रधानमंत्री 5,000 आदमी जुटा नहीं सके, 23 विधानसभाओं का जो रैली हो और 5,000 आदमी ना हो, तो इससे ज़्यादा क्या एक प्रधानमंत्री है जहाँ नाम इतना रुतबा था, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज अकाल पड़ रहा है लोगों के लिए, कोई जनता नहीं मिल रही। पैसे से सब जगह पैसे फेंक रहे हैं, पैसे का इतना दुरुपयोग हो रहा है, तो लोग नहीं मिल रहे कहीं भी। तो मतलब बीजेपी में जाने का कोई कुमारी शैलजा का प्लान नहीं है, लेकिन इस तरीके की खबरों के ये आप कहाँ से ले गए? आप देखो ना, अब बीजेपी की बात करो ना। आप पूछो कि उनका रामविलास शर्मा जी के आंसुओं का क्या हुआ? वो बेचारे जिसने सारी जिंदगी जिसने सारी जिंदगी बीजेपी के लिए समर्पित की, और वो एक तरह से हरियाणा में बीजेपी को स्थापित करने वाले नेता रहे। उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, राव इंद्रजीत क्या बर्ताव हुआ है, इनको पूछ लो आप। कोई भी, चाहे ना धनखड़ को या अभिमन्यु को, इनको कुछ नहीं। अनिल विजय पूछ लो उसके मन पर क्या बीतती है। आप बार बार कुमारी शैलजा का तो लेकर एक आध बार इनका भी लो ना, अनिल विजय का नाम लो, रामविलास का लो। इंटरव्यू करते तो सवाल पूछेंगे, आपकी नेता है तो आप ही से पूछना पड़ेगा ना, आप पार्टी के कोई नहीं, बिल्कुल सारे ठीक है, नहीं कोई दिक्कत क्योंकि अब देखिए हर जगह पर हेडलाइन चल रही है, क्या कुमारी शैलजा छोड़ेंगी कांग्रेस, क्या कुमारी शैलजा बीजेपी में जाएंगी, हर जगह पर है, तो इसलिए आपको जवाब लेना तो जरूरी है। ऐसा ना कि ज्यादातर जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो वही दिखाएगा जो उनको निर्देश होगा, लेकिन खट्टर जो उनका संचालन तो टूल मिलेगा ना कि वो कह रहे हैं संभावनाओं का खेल है, तो मतलब संभावित है, कुछ भी हो सकता है। खट्टर साहब की खुद की पूछ नहीं रही हरियाणा में। खट्टर साहब के कहने से कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है ना, नहीं। तो ओबीसी कार्ड जो खेल रहे हैं, बार बार दलित विरोधी कांग्रेस को कह रहे हैं, जो एंगल देने की कोशिश हो रही है, पोलराइजेशन करने की कोशिश है। अब कह तो रहे कि भाई ओबीसी, संभव होगा कुछ? कह तो रहे राविंद्रजीत मेरे से बड़ा ओबीसी नेता कौन है? ओबीसी है तो फिर मैं क्यों नहीं? जिस आदमी का इतना तिरस्कार हो रहा है कि 20 साल से ऐसे पद पे केंद्र में राज्य मंत्री बना रखा है, कोई जनता ही नहीं जानती कि किस महकमे का मंत्री है। उसको खुद को भी नहीं पता कि तू किस महकमे का मंत्री है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। पुराने साथी हैं, आपको दुख होता है देख के कि क्या कर दिया बीजेपी? हमें दुख होता है कि बीजेपी ने क्या हालत बना दी उनकी, कितने परेशान आ जाइए वापस, जैसे चौधरी वीरेंद्र आए। नहीं ठीक है, बड़े नेता उनका चल रहा है, वो हमसे बड़े नेता है, हमारी उससे कौन से बाहर है। अच्छा, कौन से बाहर है। हाँ। लेकिन दुख होता है आपको अपने नेताओं? महसूस होता है। मुझे भी उनके साथ एमएलए रहने का मौका मिला है। तो अभी आप कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव पूरे तरीके से चल रहा है। हम देख रहे हैं मानसून का जो सीजन है, सबसे बड़ी समस्या है हरियाणा में, हर जगह एक तो सड़कों पे गड्ढे इतने ज़्यादा है, पूरे के पूरे सीवर, आप किसी भी गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, हाईटेक प्लेसेस में चले जाइए, मिलेनियम सिटी में चले जाइए, हाल ऐसा ही है। खट्टर साहब के स्मार्ट सिटी और मिलेनियम सिटी का देखो, हर जगह का ही हाल है ये। तो ये मॉनसून एक बड़ी समस्या बीजेपी के लिए बनेगा और आपको इससे ताकत मिलेगी चुनाव में? नहीं, इनका कोई काम रहा ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है किसी भी तरह की, और बिल्कुल अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। कोई कंट्रोल नहीं है, अफसरशाही पे कंट्रोल नहीं है।
तो आप लोग कैसे अफसरशाही पे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अफसरशाही हावी है पहले बीजेपी बड़े की सरकार बड़े में। शानदार ढंग से किया था हुड्डा साहब ने जब मुख्यमंत्री थे, पूरी तरह से बड़े अच्छे ढंग से 10 साल सरकार चलाई थी। तो अभी दोबारा से जब सरकार बनेगी तो एकदम कंट्रोल तरीके से हुड्डा साहब सब चीजों को संभालेंगे? और निश्चित तौर से संभालने, थोड़ी सी व्यवस्था सुधारने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन व्यवस्था सुधरेगी। अच्छा, एक और चीज, हम भी हरियाणा में ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और हुड्डा साहब कोशिश भी कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा को आगे पोर्ट्रे करने की। हम तो कह रहे हैं कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है और कोई जरूर नहीं है एमएलए और एमपी हो, आपको भी बना सकते हैं एमएलए चाहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा। नहीं, हम तो ठीक है पत्रकारिता में ही, लेकिन ये भी बयान हमने देखा जब आप लोगों ने दिया, तब भी लोगों को थोड़ा हौसला हुआ कि चलिए ठीक है, कुमारी शैलजा का ऊपर चुनाव नहीं लड़ने दिया तो बाद में भी शायद एडजस्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया एकाएक, तब कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन तब वो विधायक भी नहीं थे, सांसद थे, और इस तरीके की चीज हो गई। तो अभी भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आप कह रहे कुछ भी हो? नहीं, ये सिर्फ कयास है और कुछ नहीं, कयासबाज कुछ नहीं है। जो अभी सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबका ध्यान इलेक्शन की तरफ केंद्रित है और इलेक्शन के बाद में विधायक दल की मीटिंग होगी, केंद्रीय नेतृत्व से आएगा ऑब्जर्वर और तब ये तय होगा। जो भी होगा उस हिसाब से होगा। उदयमान जी, तमाम दूसरी पार्टियां जो चुनावी मैदान में हैं, आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, अलायंस की कोशिश भी की, हालांकि नहीं हो पाया, तो आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। आपको लगता है वोट काटू साबित होगी आम आदमी पार्टी, या फिर आपको डेंट मारेगी या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? क्या देख रहे हैं आम आदमी? पूरे दमखम से लड़ी थी आम आदमी पार्टी। 0.46% वोट आई थी पहले 2019 में, नोटा से भी कम थी। तो दमखम वो लगाएंगे, अभी भी कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी हो सकती है। और इससे पहले आदमपुर में भी उपचुनाव हुआ था, जो उनका केजरीवाल जी का जो होम टाउन है उसके साथ ही लगता हुआ है। और इधर अपने भगवंत सिंह मान नए नवेले मुख्यमंत्री बने थे, आम आदमी पार्टी में बड़ा जोश था। सारी आम आदमी पार्टी आदमपुर उपचुनाव में वहीं पर डेरा जमाए बैठी थी, दिल्ली और पंजाब का सारा लेकर के। और जब रिजल्ट आया तो 2.9% वोट थी और जमानत बचाने के लिए 17% वोट चाहिए। तो ये थी आम आदमी पार्टी का। केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि भाई एक सीट उनको देनी है। हमने दिल्ली में भी समझौता करना है, गुजरात में भी करना है, गोवा में भी करना है, तो एक सीट हमें यहाँ से देनी है। अब यहाँ हमें पता है कि स्टेट यूनिट को तो कि हमने तो पहले भी कहा था। नहीं, हम नहीं देना चाह रहे थे। वो तो हाईकमान के निर्णय था कि भाई उनको गुजरात में समझौता करना था, वहाँ गोवा में करना था, दिल्ली में करना था। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि एक सीट उनके प्रदेश अध्यक्ष के लिए हरियाणा में समझौते में दे दो। हमने दे दी। कुरुक्षेत्र उन्होंने मांगी थी, कुरुक्षेत्र दे दी। तो अभी भी कुरुक्षेत्र में चुनाव हो रहा है। आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है अभी, ये 3 महीने पहले की तो बात है, अब पता लग जाएगा। मतलब कहीं नहीं है। बाकी और जो दूसरी पार्टियां हैं, आईएनएलडी, बीएसपी, ये भी एक बड़ा वोट बैंक है। ये सारे जो बीजेपी के बीटीए में सबको पता है, बीजेपी वालों ने इनके बीजेपी के ऑफिस में समझौते हुए हैं और वो गलत भी है, सबको पता भी है। राष्ट्रपति का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, इन्हें लोग सबसे पहले दौड़ के जा कर के बीजेपी को सपोर्ट करती है। और वो तो जब चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का भी, तो उनको ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया था चौटाला साहब से कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम अपने दम पर सरकार बना रहे हैं बीजेपी के। फिर भी जाकर के भाग के गए ना हम समर्थन दे रहे हैं, लिया नहीं, फिर भी राष्ट्रपति के यहाँ चिट्ठी फेंका है, क्योंकि हमारी तरफ से तो है ही। ये तो जबरदस्ती पल्ले पड़ रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी कह रही है हम फिर से सरकार बनाएंगे, हमारे बिना सरकार अब भी नहीं बनेगी। जेजेपी जमानत जब्त पार्टी, इनका खुद जो दुष्यंत चौटाला जूझ रहे हैं अपनी जमानत को बचाने के लिए। जमानत बचाने के लिए जूझ रहे हैं? जमानत बचाने के लिए जूझ रहे हैं। अब आपको पता है कि दुष्यंत चौटाला 2019 में जब उचाना से विधायक बने थे तो कितनी वोट आई थी? 1 लाख के लगभग वोट थी। 52,000 वोटों से जीते थे। 52,000 वोटों से जीते थे
अब उनकी मदर की कितनी वोट आई है उसी असेंबली सेगमेंट से? 900 वोट, 900। आप अंदाज लगा सकते हैं? 900 और कहाँ जब 92-93 वोट थी। ये हालत होनी है। खत्म कर लिया आपने? खत्म, आपने जमीर बेच दी, उसने अपना आप खत्म कर दिया। लोगों में विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई। और दुष्यंत को तो बीजेपी ने ही खत्म कर दिया था। इनके आदमियों को तोड़ तोड़ के उनको टिकट दे दी। इनके आदमियों को लाके हर जगह पे जाके ये कहना कि अब मुझे गलती का एहसास हो गया, बीजेपी के साथ जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, अब दोबारा मौका भी मिलेगा तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, किसी और के साथ जाएंगे। ये जबरदस्ती बीजेपी के साथ जाएंगे। कोई इनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका इतना, इनसे लोगों का मोह भंग हुआ है, इनको कोई माफी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हमने देखा देवेंद्र बबली कभी कुमारी शैलजा के ऑफिस के बाहर देखे, कभी दीपक बाबरिया साहब के ऑफिस के बाहर चक्कर लगाते हुए नजर आए, लेकिन आप लोगों ने टिकट दी नहीं। तुरंत ही बीजेपी में गए, टिकट मिल गई, ज्वाइनिंग भी हुई, टिकट भी मिल गई, सब। हाँ, तो उनके पास में आदमी नहीं है। एमपी के भी तो 6 कांग्रेस के हैं, जो 6 कैंडिडेट कांग्रेस से गए हुए थे 10 में से। और अभी भी इनके पास इनका अपना क्या है जनाधार, सारा समेट के कुनबा इकट्ठा कर रखा है। कोई कहीं से कोई चले जाए, उनको टिकट ले आओ। अपने इनका जो कैडर है, जो पार्टी विद डिफरेंस जो बात करते थे, इनका कैडर को तो तबाह कर दिया इन्होंने। कोई भी जाए दूसरी पार्टी को, उसको गले लगाते हैं और अपने आदमियों को जूते मारते हैं। अपने आदमियों को तो धक्के मारते हैं, भगाते हैं, बाहर निकालते हैं उनको कि तेरी जरूरत नहीं, हमारे पीछे लगा रहा बस। और दूसरा आदमी कि आओ 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 गले लग जाओ, ये हालत। तो 2019 के चुनाव में हमने देखा बीजेपी की कैबिनेट के तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए। विक साहब जीत गए, कमल गुप्ता जीत गए, लेकिन उसके अलावा सारे के सारे जितने भी बड़े नेता थे, बड़े मंत्री थे, सब चुनाव हार गए। अभी आप क्या स्थिति देख रहे हैं चुनाव में, बड़े बड़े नेताओं का क्या हाल होने वाला? 14 में से 12 मंत्री हारे, 14 में से 12 मंत्री हारे। अब क्या मुख्यमंत्री भी हारेगा? मुख्यमंत्री भी हार जाएंगे? मुख्यमंत्री भी हार रहा है, पक्का 8 तारीख के बाद में हम बैठते हैं। मेवा सिंह जी जीत रहे हैं 100%। क्यों, कैसे आपको लग रहा है? तो लोग खिलाफ है, पूरी की पूरी ताकत नहीं है ही नहीं। डम्मी आदमी को कौन बनाया? जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता था कहाँ से चुनाव लड़ना है, जो उसका अपना विधानसभा अपने बूथ से आ रहा, अपने गांव से आ रहा, अपनी विधानसभा से आ रहा, अपने पार्लियामेंट से आ रहा, अपने हिम्मत नहीं हुई जाके मुख्यमंत्री बना दिया। बतौर मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन लड़ा करनाल में, वहाँ सारी गवर्नमेंट मशीनरी का सत्ता बल धन बल सारा इस्तेमाल करके वहाँ चुनाव जीते, और वहाँ से भी फिर पलायन कर गए। खुद को नहीं पता मैंने इलेक्शन कहाँ से लड़ना है। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि लाडवा से लड़ना होगा, ना मैं लाडवा से नहीं लड़ूं। लाडवा सिटिंग था कांग्रेस का, पहले भी कांग्रेस का मेवा सिंह जीता था, दोबारा से मेवा सिंह जीत रहा है पक्का। मुख्यमंत्री सब उन्होंने कहा ना 85 की, ऐसा हो भी सकता है कि 85 कांग्रेस जीत जाए। लोकसभा में भी आपने मुझे कहा था ऐसा हो सकता है कि 10 कांग्रेस जीत जाए, 10, क्योंकि बीजेपी तब जीतने की बात। 10 में से हम 5 जीते, 3 में थोड़ी वोटों से हारे। और अगर आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होता, कुरुक्षेत्र सीट हमारी थी और वो 29,000 से हारे, 39,000 से हारे थे, जो महेंद्रगढ़ भिवानी की थी, तो थोड़ा था तो, लेकिन बहुत हद तक। अब आप ये तो देखें ना, 2019 में हम 28% वोटों में सिमट गए थे और बीजेपी के 58% थी। अंतर था 30% का, दुगनी से भी ज़्यादा। अब इस बार हम 47.6 पे पहुँचे, वो 46 पर रह गए, 58 से घट के। जहाँ 30% आ गए थे वहाँ 1.5% पीछे रह गए। 90 के 90 विधानसभाओं में हमने लीड लिया। जब 90 के 90 विधानसभाओं में लीड लिए तो आप समझो मैं गलत कहाँ था। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम इतने बड़े नेताओं की लंबी फहरिस्त आपसे टिकट मांगने वालों की थी। आप कह रहे हैं कि पूरा मेरिट के आधार पर हम लोगों ने टिकट दी, लेकिन कुछ टिकटें ऐसी जो लोग कह रहे हैं विजिबली बहुत गलत बटी हैं, उसको लेके क्या फैक्टर्स हावी रहे? चाहे उसमें अम्बाला कैंट की सीट हो, चित्रा सरवारा का चुनावी मैदान में लड़ना हो, चाहे तिगांव से ललित नागर की बात हो, चाहे बल्लभगढ़ से शारदा राठौर की बात हो, ये तमाम नेता पिछली बार भी हालांकि चित्रा सरवारा के साथ यही हुआ था, कांग्रेस ज्वाइन की, टिकट नहीं दी, फिर अपने आप लड़ी, अभी भी। तो ये तीनों क्राइटेरिया
क्या भैया ये तीनों सीटें भी विनेबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी क्या? नहीं, सारी सीटें बिल्कुल मेरिट के आधार पर सारी चीज़ देखी जाती है। सारा जो मैंने बताया कि CEC में उनमें सब फैसले हुए हैं और सबकी यूनानिमसली फैसले हुए हैं। सारे जो टिकटें मेरिट पर दी हैं। तो ये लोग जो खुद अब चुनावी मैदान में हैं, आप अब उनके क्या हुआ कैंडिडेट को दिक्कत क्या हुआ नहीं आएगी? बीजेपी के नहीं है क्या? चुनाव मैदान में हुआ करते हैं। जिसको ये लगता है कि मेरे साथ जाति हुई है वो चुनाव लड़ भी सकता है। चुनाव वो अलग चीज़ है। इंडिपेंडेंट नहीं जीतते क्या? इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मैंने सवाल किया चुनावी स्टूडियो में, यहीं पर ही मेरे साथ मौजूद थे, तो उनसे पूछा मैंने कि आपको क्या लगता है पर्सनल चॉइस मुख्यमंत्री के तौर पे आपको कौन सबसे सूटेबल नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस की बात कर लें या लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर लें, उस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा डिजर्व है। ठीक है, उनकी अपनी राय है। मुझे तो ये पता है कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग और कांग्रेस नेतृत्व ये तय करेगा कौन मुख्यमंत्री इतना बनेगा। बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री से आप लोग जीतने वाले हैं, सरकार बनाने बिल्कुल की तरफ आगे बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी परेशानियां नहीं हो जाएंगी जब इतने नहीं, सारे नेता कोई जीत कर परेशानी नहीं आएंगे, तो कहाँ कैसे किसको एडजस्ट किया कोई- जाएगा? बहुत लोगों कोई- की बहुत सारी मांग होगी, कोई मंत्री पद मांगेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई क्या कहेगा, तो कैसे एडजस्ट करेंगे सब? कोई परेशानी नहीं होनी। सब जो है ना बिल्कुल स्मूथली चलेगा। सारा सबको जो जिस लायक है उसको उस तरह से पार्टी एकोमोडेट करेगी। आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं सरकार में भागीदारी हम नहीं करेंगे। तो सरकार में भागीदारी कौन नहीं करना चाहेगा? सरकार में अगर मुझे पार्टी अगर देगी, हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें भागीदारी का हम उसमें रहेंगे। अगर पार्टी कहेगी नहीं तुम्हें संगठन में काम करना है तो संगठन में काम कर लेंगे। पार्टी कहेगी कि दोनों एक साथ करना है। और पार्टी मालिक है ना, जो पार्टी नेतृत्व जो चाहेगा वो मेरा इस्तेमाल कर सकता है। संगठन में करे, सरकार में करे, दोनों में करे या दोनों में से कहीं भी ना करे, तो ये सरकार ये पार्टी के नेतृत्व में फैसला लेना। चाहेंगे कि हर जगह आपको नहीं, पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, इज्जत दी है, तो पार्टी का निर्णय है। जो पार्टी हुक्म करेगी वो उसको बजाएंगे। लेकिन खासतौर पे अगर हम पलवल जिले की बात करें, क्या आप समझते हैं वहाँ पे क्या कुछ और काम होने चाहिए, कितनी गति से विकास होना चाहिए? आपका क्या कुछ रोड मैप खासतौर पे पलवल जिले को? नहीं है, हमारा तो सारा रोड मैप सारे प्रदेश का ही है और पलवल जिले में जो आवश्यकता है उनको सरकार में आने के और उसके हिसाब से देखेंगे। मैंने तो अपने विधानसभा में मैं ज़रूर चाहता हूँ कि क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ITI की ज़रूरत होती है। मेरे विधानसभा में पहले एक ITI थी, वो गांव उधर वो पलवल में चला गया। तो मेरे विधानसभा में एक मुझे ITI की ज़रूरत है। हम चाहेंगे एक ITI बने, एक पॉलिटेक्निक बने, एक गर्ल्स कॉलेज बने। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। और बस अड्डा है, सब डिपो है, वो बाहर आए। एक हमने 100 एकड़ की अनाज मंडी मंजूर कराई थी हुड्डा साहब के टाइम में, वो ऐसी कैसी पड़ी है, उसका पूरी तरह से उसको आबाद करें। वहाँ पर सारी मंडी शिफ्ट हो, मार्केट कमेटी के ऑफिस वहाँ पर बने, रेजिडेंस वहाँ पर बने, किसानों के लिए रेस्ट हाउस वहाँ पर बने, जो शेड है मंडी में वो शेड बने, पीने का पानी की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो। ये कुछ नहीं किया 10 साल में। ये इसको हम मंडी को आबाद करने का ये लोग जब काम आए करेंगे। कहते रहे कि हम कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं, भाई बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। अब आप कह रहे हैं हम आने वाले हैं, तो गड्ढे और भी ज़्यादा हैं, तो वो गड्ढे भरने के बाद कैसे आगे काम पे लगेंगे और काम को आगे इनका ये काम चोर व्यक्ति है। जो काम नहीं कर रहा तो इस तरह के आरोप लगाते हैं। आप बताएं कि भाई गड्ढे भरने की बात करते हैं, दिल्ली से बल्लभगढ़ तक की मेट्रो कौन लेकर के आए थे? गुड़गांव तक कौन लेके गए थे? बहादुरगढ़ तक कौन लेके गए थे? कांग्रेस गवर्नमेंट, हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री थे। 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, अगर नहीं लगते तो क्या आज बिजली की स्थिति होती है हरियाणा में? इसको आप सोच सकते हैं।
12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए, 16 मेडिकल कॉलेज बनाए, एम्स का सेंटर लेकर के आए, 250 किलोमीटर की रेल की लाइन, 6 रेल लाइन बिछाई 250 किलोमीटर की। ये गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट के काम जो है ये हुड्डा गवर्नमेंट में हुए, जब तो कोई वो नहीं थी। अब इन पर ये 10 साल में गड्ढे नहीं भरे गए। अब गड्ढे इनके क्या हालत है, अब ये बताया ना कि इनने क्या गड्ढे भर दिए हैं। आज क्या स्थिति आप खुद ही बता रहे हो कि भाई मिलेनियम है, अब चल रहे हो आप बस में भी, आपको एहसास हो रहा होगा ना कि कितने गड्ढे हैं। 10 साल में किया क्या है, वो कहाँ गए 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ गए वो गंगा और जमुना को साफ करने वाले लोग। सिर्फ मूर्ख बनाने की जो जनता को वो समय था, बना दिया मूर्ख लोगों का, वो समझ गए। अब नहीं होता। तो आपने जो तमाम वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे? बिल्कुल। पूरा करने के लिए आप जानते हैं कि पैसे भी कहाँ से लेकर आने हैं, हरियाणा को सेफ भी कैसे बनाना है और अलग अलग क्षेत्रों में नंबर 1 कैसे लेकर आना है। हमने पूरी तरह से सारा प्लानिंग करके सब चीज़ पे जो उसमें जहाँ भी फाइनेंशियली जहाँ जो आवश्यकता थी उसको सबको ध्यान में रखते हुए सारा स्टडी करके मैनिफेस्टो तैयार किया है। उसके लिए पैसे की व्यवस्था किस किस तरह से होगी सारी डिटेल में हमने कांग्रेस हाईकमान के सामने, उन्होंने हमसे मांगे थे, वो रखे हैं उनके सामने, सारे तथ्य रखे हैं। जो हमने कहा है कि भाई 2000 रुपये हम हर महिला को 18 से 60 साल के, अब वो कुछ भी कहे, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने 5100 भी कहा था जेजेपी और बीजेपी ने, जो 3000 रहेगी पेंशन, लेकिन हम 6000 करेंगे। 300 यूनिट बिजली का हमारा जो फ्री करने का, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का, और राजस्थान की दर्ज पर 25 लाख रुपए तक का इलाज का फ्री करने का, 100 गज के गरीबों को प्लाट देने का, उस पर 2 कमरे का मकान वगैरह बना करके तैयार करने का है। तो इस तरह के सारे क्रीमी लेयर, बैकवर्ड क्लास की, उसको 10 लाख रुपए करने का, इस तरह के सारे मुद्दे हमने रखे हैं सारे। उसमें जो हमारे गारंटी कार्ड हैं उन गारंटियों को पूरा करेंगे। और इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा 53 पेज का है, तैयार हो चुका है। वो किसी दिन अभी चंडीगढ़ में हम उसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा, उसमें सारा विस्तार के साथ में आपको विस्तार के साथ तो आप रिलीज करेंगे, लेकिन हाँ। आपके मैनिफेस्टो को लेके बहुत सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हमने तो अपना संकल्प पत्र रोहतक में आके पहुंच गया, ये लोग तो दिल्ली बैठे रहे, बस दिल्ली से हरियाणा में आ भी नहीं पाए। ये हम रोज हरियाणा में रहते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ विदेशों में घूमते रहते हैं। तो हरियाणा को नंबर 1 पे फिर से लेके जाएंगे जो पिछली। बिल्कुल, हरियाणा नंबर 1 पर पहले पहुंचा है, प्रति व्यक्ति आय में है, प्रति व्यक्ति निवेश में है। आप ये जो बात कर रहे हो, आप आंकड़ों की बात है। लॉ एंड ऑर्डर को ले लो आप, कांग्रेस रिजिम का आपका आप देख लो, पर इनका कहाँ इन्होंने प्रदेश को आगे पहुंचाने का काम किया है। स्वयं झूठे वायदे करने का, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये लोग ये भी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि खटाखट 8500 बोला तो 8 की हांडी बार-बार चढ़ेगी नहीं, हम लोग मानेंगे नहीं। इनको नहीं पता है कि ये या तो ये मूर्ख हैं या लोगों को मूर्ख समझते हैं। अरे खटाखट तो जब होता ना जब सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये अभी 240 इनके हैं, जिस दिन इनकी सरकार गिरेगी उस दिन खटाखट ही होगा। आप इंतजार कर रहे हैं सरकार गिरे? आप देख रहे हैं कि हरियाणा के बाद में हरियाणा की जो ये रिजल्ट है, ये देश की दिशा और दशा बदलेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में ये बीजेपी हारेगी, झारखंड में हारेगी, फिर दिल्ली में और बिहार में हारेगी। और आप देख रहे हैं कि फिर किस तरह से भगदड़ मचती है। अच्छा, मतलब भगदड़ मचती है। ये सारी जो बैसाखी है ये सारी हट जाएंगी। ये बैसाखी हटते ही ये सीधे वहीं गिर पड़ेंगे। तो 8 तारीख बैसाखियों से जो संभाल रखा है, बैसाखी खींचने से ये सारे नीचे आ जाएंगे, सरकार गिरेगी। मतलब ये आप देखना है कि दिल्ली बिहार के चुनाव के बाद सरकार में नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। तो अब 8 तारीख को आप जा रहे हैं चंडीगढ़ बिना किसी बैसाखी के, अकेले अपने दम पर?
8 तारीख को हम तो भारी बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से ऊपर लेंगे। कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं कोई कोई चुनाव मतलब किसी सामने है ही नहीं। नहीं है ही नहीं, बिल्कुल वन साइड है। बिल्कुल one सारे side। लोग बिल्कुल 36 बिरादरी मन बना चुकी है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। सारा जनता के बीच में सारे सर्वे, सब सर्वे आ रहे हैं आपके। देख लो जहाँ भी जो सर्वे मिल रहे हैं, आज के हालात में भी डरते डरते भी सर्वे जो रिलीज हो रहे हैं उनमें भी हम जीत रहे हैं, उनमें भी हम जीत रहे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। देखते हैं 8 तारीख को क्या जनता जनार्दन फैसला करती है। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत और तमाम धन्यवाद बातचीत के सारा। लिए। तो उदय भान जी से ये तमाम सवाल जवाब आपका सिलसिला हमने किया और साफ तौर पे इस इंटरव्यू में बताते हुए नजर आए कि भारी बहुमत के साथ 2/3 मेजोरिटी लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई सामने है ही नहीं। तमाम तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से की जा रही, तमाम एंगल देने की भले ही कोशिश की जा रही है इस चुनाव को, लेकिन हरियाणा के लोग अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं और अच्छे से पहचान चुके हैं कि बीजेपी से किसी भी तरीके का कोई फायदा उनको होने नहीं वाला है। हर फ्रंट पर बीजेपी फेल रही और अब उम्मीद कांग्रेस से ही है कि कांग्रेस आए, सरकार बनाए और जितनी भी परेशानियों से हरियाणा जूझ रहा है उन तमाम परेशानियों से हरियाणा को बाहर निकाले। साफ तौर पर इस इंटरव्यू के जरिए ये भी कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा किसी तरीके से नाराज नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि कांग्रेस दलित विरोधी है और तमाम तरीके के आरोप, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं। टिकट जो बटी है वो सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही बटी हुई है। अगर कोई परेशानी होगी, अगर थोड़ा सा भी कहीं मनमुटाव होगा तो ये लोग आपस में एक दूसरे को हैंडल कर लेंगे। तो कांग्रेस की चिंता बीजेपी वाले ना करें, अपनी चिंता करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कह रहे ऐसा भी हो सकता है कि 85 सीटें कांग्रेस ही जीत जाए और बाकी पार्टियां देखती रह जाएंगी। बहरहाल होगा क्या, 85 आती है, 80 आती है या फिर कुछ और आंकड़ा इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे लगातार सबसे पहले और सबसे जिम्मेदारी के साथ हरियाणा न्यूज़ पर पूरा रिजल्ट भी आपको 8 तारीख को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इलेक्शन की ये कवरेज देख रहे हैं चुनावी स्टूडियो से हरियाणा न्यूज़ के और आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज़। दीजिए इजाजत, नमस्कार।